राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस पर मेरे पिछले वीडियो को आपने जिस रैशनल अप्रोच, जिस ओपन माइंड के साथ देखा और सराहा, उसके लिए आप सभी को आभार। मैंने जब से वो वीडियो पोस्ट किया है, एक सवाल मुझसे लगातार पूछा जा रहा है, आरएसएस डिक्टेटरशिप में विश्वास रखता है या डेमोक्रेसी में? तो इस वीडियो में बात इसी टॉपिक पर होगी। 26 जून 1975, फ्लैशबैक। देश के लोगों ने सुबह जब रेडियो ऑन किया तो एक जानी पहचानी आवाज में कुछ अनसुने शब्द सुनाई पड़े। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The president has proclaimed emergency. There is nothing to panic about. ये आवाज थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की और ये शुरुआत थी भारतीय लोकतंत्र के चीरहरण की। समय का खेल देखिए। 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने आधी रात को पार्लियामेंट में कहा था, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और इसके ठीक 28 साल बाद उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को हमारे लोकतंत्र का गला घोंट दिया। लाइफ एंड फ्रीडम फॉर द इमीडिएट कैजुअलिटीज। 21 महीने तक देश इमरजेंसी की जंजीरों में जकड़ा रहा। क्या हुआ था उन 21 महीनों में, और वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की ऊर्जा से हमारे लोकतंत्र को फिर से जीवन दान दिया? बड़े गर्व से हम अपने देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो सत्ता के लोभ और हंगर ऑफ पावर के प्रहारों से ये डेमोक्रेसी बची कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लोकसभा चुनाव 1971। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो देश ने उन्हें 352 सीटों के साथ लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। इस चुनाव में इंदिरा जी ने रायबरेली से अपने इमीडिएट राइवल राज नारायण से हराया। जीत बहुत बड़ी थी, इसलिए देश को उनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थीं। सबको विश्वास था कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, गरीबी हटेगी, इंदिरा गांधी उनको हर दुख दर्द से आजादी दिला देंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन, महीने और साल बीतते गए, देश के हालात बद से बदतर होते गए और इंदिरा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। कल तक जिन लोगों को इंदिरा गांधी पर सबसे ज्यादा भरोसा था, आज वही उन्हें सबसे ज्यादा शक की नजर से देख रहे थे। धीरे धीरे पूरे देश में इंदिरा गांधी का विरोध शुरू हो गया। इधर चुनाव के बाद राज नारायण ने इंदिरा की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। आरोप यह था कि इंदिरा जी ने अपने निजी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिससे उन्हें चुनाव में बढ़त मिली और यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोर्ट में ट्रायल चला और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल की दोषी पाई गईं। कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए बैन लगा दिया। यानी इंदिरा गांधी के हाथ से प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जा रही थी और अगले 6 सालों के लिए वो चुनावी राजनीति से भी बाहर हो रही थी। एक तरफ गरीबी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जयप्रकाश नारायण सहित पूरे देश का विरोध और दूसरी तरफ कोर्ट का फैसला। धर्म संकट की इस घड़ी में इंदिरा गांधी अपना संतुलन खो बैठी और जिस लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की उन्होंने शपथ ली थी, उसी पर अटैक कर दिया। इट्स अ स्टोरी ऑफ अल्टीमेट बेट्रेयल। स्पाइडरमैन फिल्म का एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत होती है, उसके कंधों पर जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इंदिरा गांधी के हाथों में पावर सबसे ज्यादा था, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। 25 जून की शाम दिल्ली के रामलीला मैदान में 73 साल के जयप्रकाश नारायण ने दिनकर जी की 2 पंक्तियां पढ़ी तो उनकी गूंज साउथ ब्लॉक के प्रधानमंत्री कार्यालय तक सुनाई दी। उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी के इस आह्वान से इंदिरा गांधी की कुर्सी कांप गई।
देश की आवाज दबाने और सत्ता को बचाने के लिए वो रातों रात जनसेवक से तानाशाह बन गई। बिना मंत्रिपरिषद को सूचित किए उन्होंने राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सलाह दे दी। राष्ट्रपति के आदेश के साथ 25-26 जून की आधी रात से पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गई और देश की सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में, अकेली इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई। इमरजेंसी के अनाउंसमेंट के साथ राज्यों की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं और राज्य सरकारें एक झटके में शोपीस बन के रह गईं। कई राज्यों की तो शोपीस सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। आम जनता के फंडामेंटल राइट समाप्त कर दिए गए, यानी अब कोई भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था। पूरे देश में रेडियो और अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी बिना सरकार की परमिशन के कुछ भी छापना गैर कानूनी था। जिन अखबारों ने इस तानाशाही का विरोध किया उनकी बिजली काट दी गई, प्रिंटिंग मशीन्स ठप हो गईं और प्रिंटिंग मशीन्स बंद, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपाहिज। इंदिरा गांधी के आदेश पर सभी अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। राजनारायण, विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जीवन राम कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे दिग्गज नेता जेलों में ठूंस दिए गए। जनता से जनसेवक तक जिसने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की उसे लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया। कई नेताओं के तो नाखून तक उखाड़ दिए गए थे। पूरा देश जल रहा था और इधर दिल्ली में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर हजारों बेगुनाहों की जबरन नसबंदी की जा रही थी। सैकड़ों लोगों की इस अभियान में दर्दनाक मौत हुई। पूरे देश में आतंक की आंधी चल रही थी। जिस दिए ने सर उठाना चाहा उसे मसल के बुझा दिया गया। पूरा भारत अमावस की काली छाया में था, लेकिन इस अंधेरे के बीच महाराष्ट्र के एक शहर में उजाला अब भी बाकी था। पूरा विपक्ष और देश के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा चुके थे। सभी बड़े संगठन बैन किए जा चुके थे। ये वो समय था जब महान शायर दुष्यंत कुमार देश का आह्वान कर रहे थे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी चेतावनी दे रहे थे, दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोड़, रोती नयन निचोड़ नहीं कोई रखवाला, नए भीष्म द्रोणों ने मुख पर ताला डाला, कह कैदी कविराय बजेगी रण की भेरी, कोटि कोटि जनता न रहेगी बनकर चेरी। और महाकवि नागार्जुन इंदिरा गांधी को डांट के समझा रहे थे, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। बेटा संजय गांधी, बाप पंडित नेहरू। अनहोनी के अंधकार में डूबे देश में आशा की सिर्फ और सिर्फ एक किरण बाकी थी, आरएसएस की शाखाओं का जाल पूरे देश में बिछा था। इसलिए उन्हें अपने विचारों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अखबारों या रेडियो की कोई जरूरत नहीं थी और यही आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत थी। आरएसएस का दर्शन एकदम स्पष्ट था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। स्वयं सेवकों ने पूरे देश में एक साथ तानाशाही विरोधी आंदोलन शुरू कर दिए। जल्द ही इंदिरा गांधी को स्वयं सेवकों की ताकत का एहसास हो गया। आरएसएस को समाप्त करने के लिए 30 जून को सबसे पहले सर संघ चालक बाला साहब देवरस जी को गिरफ्तार किया गया और फिर 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार को लगता था कि सर संघ चालक की गैर मौजूदगी में लीडरलेस आरएसएस बिखर जाएगी, लेकिन उनकी ये सोच गलत थी। आरएसएस का सबसे बड़ा लीडर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वो डिसिप्लिन है जो स्वयं सेवकों के रक्त में आयरन और ऑक्सीजन से भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आरएसएस का सबसे बड़ा लीडर वो भगवा ध्वज है जिसके लिए एक एक स्वयं सेवक 100 बार बलिदान होने के लिए व्याकुल रहता है, रास्ता देखता रहता है। बाला साहब देवरस जी को जेल भेजा जा सकता था, लेकिन संघ के वो विचार जो हर स्वयं सेवक के माथे पर लिखे थे उन्हें कोई कैसे मिटाता। बाला साहब के डेप्यूटी सह कार्यवाहक माधवराज मूले के नेतृत्व में नई रणनीति बनाई गई और प्रतिबंध के बावजूद आरएसएस ने एक बार फिर हुंकार भर दी। तानाशाही सरकार के विरोध में जयप्रकाश नारायण जी ने 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक संघर्ष समिति का गठन किया। सत्याग्रहियों के लिए जेपी आशा की वो किरण थे जिनके लिए दुष्यंत कुमार ने कहा था, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है।
जेपी की लोक संघर्ष समिति में 1 लाख से ज्यादा संघ के स्वयं सेवक शामिल थे। 1 लाख से ज्यादा। जेपी की गिरफ्तारी के बाद इस समिति का कार्यभार संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री नानाजी देशमुख ने संभाला। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा सुना होगा आपने। इसके अंतर्गत सरकार ने इमरजेंसी के दौरान लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 25,000 से ज्यादा अकेले संघ के स्वयंसेवक थे। 21 महीने के इस संघर्ष के दौरान आरएसएस के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख श्री पांडुरंग क्षीरसागर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बलिदान हो गए। लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में कितनी ही माओं ने अपनी कोख के फूल दान कर दिए, कितने ही पिताओं ने अपने बूढ़े कंधे जवान बेटों की अर्थी के नीचे लगा दिए। पुलिस की लाठियों ने स्वयंसेवकों की हड्डियां तोड़ दी, लेकिन उनका हिमालय जैसा हौसला नहीं तोड़ पाई। जेल की सलाखों ने सत्याग्रहियों के बदन तो कैद कर लिए, लेकिन उनके संकल्पों की सुगंध जेल की दीवारों से छन के सड़कों और चौराहों तक पहुंच गई। तुमसे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है, तुमसे पहले भी कई लोग ये बाजी हारे। मारने से कभी आवाजें नहीं मरती हैं और दबाने से कभी दबते नहीं हैं नारे। तुम के ताकत में बहुत ज्यादा हो, फिर भी तादाद में तुम हमसे ज्यादा तो नहीं। वहशतें रूह को जख्मी तो नहीं कर सकती, लाठियां पसलियां तोड़ेंगी, इरादा तो नहीं। स्वयंसेवकों ने अपनी जान दे दी, लेकिन तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके। टाइमलाइन पर गौर करिए। 9 अगस्त 1975 सत्याग्रहियों ने मेरठ में सत्याग्रह किया, मुजफ्फरनगर में पटाखे फोड़कर विरोध दर्ज करवाया। 15 अगस्त 1975 इंदिरा जी लाल किले पर भाषण देने के लिए खड़ी हुई तो सत्याग्रहियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और सरकार विरोधी पर्चे बांटे। 2 अक्टूबर 1975 इंदिरा जी के सामने स्वयंसेवकों ने महात्मा गांधी की समाधि के पास सत्याग्रह किया। 28 अक्टूबर 1975 कॉमनवेल्थ मेंबर्स का एक दल दिल्ली आया तो संघ कार्यकर्ताओं ने एंटी इमरजेंसी लिटरेचर वितरित करके अपना विरोध जताया। 14 नवंबर 1975 इंदिरा गांधी के सामने नेहरू जी की समाधि के पास स्वयंसेवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। 24 नवंबर 1975 फिर से अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने सत्याग्रहियों ने पर्चे बांटे और तानाशाही विरोधी नारे लगाए। 7 दिसंबर 1975 ग्वालियर में महान संगीतकार तानसेन की समाधि पर स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। 12 दिसंबर 1975 दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति के सामने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने सत्याग्रह किया। बंबई के मिल मजदूरों से लेकर जब देश के आम किसान तक आंदोलन में उतरने लगे तो तानाशाही सरकार की जड़ें हिल गईं। 1977 में अगले लोकसभा चुनाव हुए। सन 71 में 352 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 77 के चुनावों में मात्र 92 सीटों पर सिमट के रह गई। इंदिरा जी स्वयं रायबरेली से अपनी सीट हार गईं। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। 21 महीने के घोर संघर्ष के बाद भारत के माथे पर एक बार फिर लोकतंत्र का सूर्योदय हुआ और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली अपनी पहचान बचाने में कामयाब रहे। आज हम जिस लोकतंत्र की छाया में बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठा रहे हैं, आरएसएस उसका सबसे बड़ा रखवाला रहा है, सबसे बड़ा रक्षक रहा है। याद रखिएगा, अगर आरएसएस न होता तो शायद हमारा लोकतंत्र आज की तरह जीवित और जागृत न होता। शायद आज भी हम तानाशाही के युग में जी रहे होते। इमरजेंसी की आग में डेमोक्रेसी का घरौंदा बचाए रखने वाला आरएसएस लोकतंत्र में विश्वास रखता है या तानाशाही में, इसका फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।